आपको। 2-3 प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं आपसे। आई वुड लाइक टू आस्क ओनली फ्यू क्वेश्चंस। पहला, किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे? इन इंग्लिश, इन हिंदी और इन मिक्स्ड लैंग्वेज? मिक्स्ड। आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस। आपको जहाँ भी लगे कि मेरी बात आप तक ठीक प्रकार से नहीं पहुँच पा रही है, यू में इंटरप्ट इन बिटवीन, आप बीच में रोकिए। दूसरी बात, निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। बेशक सेशन आपका 1.5 घंटे का है एक। फॉर हाउ मच टाइम यू कैन हियर कंटिन्यूसली एंड अटेंटिवली। थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे तो अच्छी बात मैं पहुंचा पाऊंगा ठीक प्रकार से। कितनी देर है? 1.5 घंटा सुनेंगे। रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च टूल्स की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान कार्य सिद्ध कर चुके कोई भी व्यक्ति विशेष 13-14 मिनट से अधिक निरंतर जागरूकता के साथ नहीं सुन सकता। उसके बाद जो ग्रेस्पिंग एबिलिटी है, ग्रहणशीलता है, दैट रिड्यूसेस 99, 98, 97, और एक ऐसा समय भी आता है जिस समय ग्रहणशीलता आपकी रहेगी 0%। और वो रिसर्च की भाषा में कहा जाता है रिजेक्टिंग टाइम। तो कोशिश करेंगे कि रिजेक्टिंग टाइम में कोई प्रवेश न करे, कोशिश ये रहेगी। अंतिम प्रश्न, किस क्षेत्र की बात? रिसर्च और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। कोई पर्टिकुलर टेक्निक हो, कोई टूल्स टेक्निक्स हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स हो, डेटा एनालिसिस हो, किस क्षेत्र की बात करना चाहेंगे आप? क्योंकि टूल्स तो अनगिनत हैं। या बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे? आप तो सुबह सुबह ही पहले सेशन में इतने एक रिसर्च टूल्स नहीं, तो आप में से किस किस फील्ड के हैं? फिजिकल एजुकेशन के दूसरे सब्जेक्ट और विषय? जी, लॉ के हैं, ठीक है। और संस्कृत के तो बड़ा गूढ़ है, कैसे डेटा क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कैसे करें, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा बस यही है, फिजिकल एजुकेशन, लॉ, संस्कृत, ज्योग्राफी। तो बहुत अच्छी रिसर्चेज हो सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस। तो ये बताइए, आप में से स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है सबको? जितने भी टेक्निक्स हैं बेसिक आइडिया है कि हाउ टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को चेक क्यों करें, उसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, पैरामेट्रिक कौन सी है, नॉन पैरामेट्रिक कौन सी हैं, ये सब बातें क्लियर हैं या नहीं? भाई विदाउट हेजिटेशन बात कीजिए ना आप। बोलिए, सभी को क्लियर है? थोड़ा एक आधा घंटा एक बेस बना लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं लेटेस्ट टूल्स की। उसके बाद टूल्स की बात करेंगे जो एक लेटेस्ट हैं, लेकिन शुरू में का, क्योंकि कुछ प्रतिभागी ऐसे हैं जो नए हैं। थोड़ा सा डेटा एनालिसिस, उसके बाद बात करेंगे पर्टिकुलर टेक्निक्स की। जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वी विल डिस्कस इन डिटेल। डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण, हाउ टू एनालाइज डेटा। वी नो दैट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज आर कंडक्टेड। 2 प्रकार के अनुसंधान है, चाहे लॉ की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, संस्कृत की बात करें या फिजिकल एजुकेशन की बात करें। क्वांटिटेटिव रिसर्चेज एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेज, मात्रात्मक अनुसंधान है और गुणात्मक अनुसंधान है। संस्कृत में जितने भी लिटरेचर है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, भाषा विज्ञान में हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्चेज का चलन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्चेज नहीं कर सकते। यू कैन कंडक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्चेज ऑल्सो। आप मात्रात्मक अनुसंधान भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द विजन। तो इस पूरे प्रस्तुतिकरण को पहले तो अप्रोचेस की बात करेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। दूसरी बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स के ज्ञान के बिना चाहे हम मेटा एनालिसिस की बात करें, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की बात करें, जितने टूल्स हैं उनकी बात करें, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट तो वेरिएबल्स का होना चाहिए। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, कुछ सांख्यिकीय तकनीकों के बारे में बात करेंगे, बेसिक सांख्यिकीय तकनीकों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अप्रोचेस वी हैव।
केवल अनुसंधान या शोध ही नहीं, हम घर का काम भी करते हैं, हम कुछ भी कार्य जीवन में करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी अप्रोच को लेकर चलते हैं। सेम इज एप्लीकेबल हियर, किसी ना किसी अप्रोच के साथ करेंगे। तो अनुसंधान या शोध के क्षेत्र में देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज थ्योरी डेवलपमेंट अप्रोच। ये थ्योरी डेवलपमेंट अप्रोच क्या है कि वी एस्टेब्लिश द थ्योरीज, सिद्धांतों की उत्पत्ति की जाती है, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित सिद्धांत हो, चाहे लॉ से संबंधित सिद्धांत हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हो। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि लास्ट का जो सेंटेंस देखिए, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस, तो संक्षिप्त भाषा में जान लीजिए भी जो भी अप्रोच होगी उस अप्रोच की कोई ना कोई आरंभिक रेखा होगी, कोई ना कोई अंतिम रेखा होगी। कहीं ना कहीं से आप शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं उस कार्य को समाप्त करेंगे, और कार्य हमारा अनुसंधान या शोध है, रिसर्च है। तो आरंभिक रेखा होगी ऑब्जर्वेशन, किसी ऑब्जर्वेशन के साथ आप शुरू करेंगे, और अंतिम रेखा क्या होगी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत की उत्पत्ति। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी अप्रोच है, टेस्टिंग थ्योरी अप्रोच। टेस्टिंग थ्योरी अप्रोच क्या कहती है? टेस्टिंग थ्योरी अप्रोच में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि थ्योरीज कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से थ्योरी, सिद्धांतों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जितने भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं किसी भी विषय के, उन सिद्धांतों की उत्पत्ति किसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं थ्योरीज केम फर्स्ट, सिद्धांत पहले आते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो ठीक उल्टा इसकी आरंभिक रेखा होगी कि पहले हम किसी थ्योरी को हाइपोथेसाइज करते हैं और उसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको सिद्ध करते हैं। और थोड़ा विस्तार से, तो ये थ्योरी डेवलपमेंट अप्रोच है, दिस इज नोन एज ए क्वालिटेटिव अप्रोच। आप थ्योरी डेवलपमेंट अप्रोच को अपनाएंगे खासकर संस्कृत लिटरेचर रिसर्चेज में। लेकिन इसको हम कहते हैं इंडक्टिविज्म। अगर और सुधरी हुई भाषा में बात करें, जो थ्योरी डेवलपमेंट अप्रोच है दिस इज नोन एज इंडक्टिविज्म। और क्रिएटिंग थ्योरी बात हो चुकी है, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं एंड वी गैदर लार्जर डेटा। एक बहुत अधिक हमारे जो सैंपल साइज है बहुत अधिक होता है इसमें। दूसरी है टेस्टिंग थ्योरी अप्रोच, वो क्वालिटेटिव थी, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। यह मात्रात्मक अप्रोच है, उसको कहा गया था इंडक्टिविज्म, इसको कहा जाता है डिडक्टिविज्म। लेकिन ध्यान रहे अंतिम निष्कर्ष दोनों के आधार पर देयर इज नो शार्प लाइन डिवाइडिंग दीज टू अप्रोचेस। ऐसी कोई शार्प लाइन नहीं है जो पूर्णतः कहे कि नहीं पूर्णतः क्वांटिटेटिव अप्रोच या पूर्णतः। हम सब स्पेशली भारतीय परिप्रेक्ष्य में वी कंडक्ट मिक्स्ड टाइप ऑफ स्टडीज। हम जितने भी हमारे अध्ययन हैं, आप अपनी पीएचडी उठाकर देख लीजिए, जो स्कॉलर पीएचडी कर रहे हैं उनको देख लीजिए कि वी फॉलो एक मिक्स्ड अप्रोच। जो हम अप्रोच है हमारी मिक्स्ड अप्रोच है। क्यों? सिंस वी इंक्लूड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, हम संबंधित साहित्य का विवरण भी अपने अनुसंधान कार्य में देते हैं। सो वी फॉलो ए मिक्स्ड अप्रोच। तो ध्यान रहे कि हमारी अप्रोच किस प्रकार की होगी। लेकिन ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट था, पूर्णतः थ्योरेटिकल पार्ट था। लेकिन अब मेन बात शुरू करते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड वेरिएबल्स। रिसर्च कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट केवल रिसर्च की बात करूंगा, रिसर्च के अर्थ की बात करूंगा। आई विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च की बात करें, हम सब जानते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इज नोन एज रिसर्च। वे नए ज्ञान की उत्पत्ति ही तो अनुसंधान है। लेकिन बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, बड़ी बड़ी प्रगाढ़ विदुषियां मानती है एवरी क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। प्रत्येक ज्ञान की उत्पत्ति अनुसंधान का भाग नहीं हो सकती, अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं हो सकती, क्योंकि दैट शुड बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, जब तक कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज में स्वीकार्य नहीं है, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। शुरू कहां से होती है? आपने पीएचडी शुरू की होगी, शुरुआत कहां से की? कोई शोधार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके होंगे, आपने आरंभिक रेखा आपकी क्या थी? क्यूरोसिटी। मैडम, आरंभिक रेखा क्यूरोसिटी नहीं थी, क्यूरोसिटी से आरंभिक रेखा पर आपने कदम रखा। क्यूरोसिटी के माध्यम से आपने आरंभिक, सबसे आरंभिक रेखा थी, क्यूरोसिटी से आपको प्रॉब्लम आई तो आपकी आरंभिक रेखा होगी प्रॉब्लम। मानते हो इस बात को? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और अंतिम रेखा क्या होगी?
सॉल्यूशन होगी। ठीक, हम सब जानते हैं कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रॉब्लम एंड्स एट सॉल्यूशन एंड दिस इज नोन एज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया क्यों है? सिंस वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। भाई आपने इस कोर्स में 10 दिन के कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो एक प्रक्रिया से गुजरे होंगे ना। आपने फॉर्म भरा होगा, कुछ फीस वगैरह शायद रही होगी या कुछ और फॉर्मेलिटीज की होगी। जहां एक से अधिक गतिविधियां की जाती हैं वो कहलाता है प्रोसेस। तो रिसर्च इज ए प्रोसेस, किस लिए? टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। लेकिन कंडीशन अप्लाइज, दैट शुड बी सिस्टमैटिक। यू हैव टू परफॉर्म दिस प्रोसेस सिस्टमैटिकली एंड दिस वर्ड सिस्टमैटिक हैज टू इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। वी हैव टू फॉलो ए सीक्वेंस। जैसे आपने क्यूरियोसिटी से शुरू किया, लेकिन पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ड्यू टू क्यूरियोसिटी, देन यू हैव टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, देन यू हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, उसके बाद आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और अंत में निष्कर्ष निकालेंगे। तो एक से गतिविधियां की, तो कुल मिलाकर एक परिभाषा का हमने निर्माण किया कि रिसर्च इज ए प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट सिस्टमैटिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कि अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां क्रमानुसार किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए आयोजित की जाती हैं। इतनी सी बात है। लेकिन मेन तो हमारा उद्देश्य है चर्चा करना डेटा एनालिसिस का, आंकड़ों का विश्लेषण का। तो सभी स्टेप्स की बात नहीं करेंगे, सभी गतिविधियों की बात नहीं करेंगे। उन सब गतिविधियों में से एक गतिविधि की बात करेंगे जिसका नाम है डेटा एनालिसिस। उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम को रेडीमेड तो मिलेगी नहीं कहीं आपको। तो व्हाट इज द ओरिजिन, उत्पत्ति कहां से हुई प्रॉब्लम की? शादी होगी आपकी? हाँ होगी शादी। जिस दिन शादी हुई समस्या खड़ी। देखिए अन्यथा मत लीजिए, हमें तो समझना है समस्या क्या खड़ी हुई। इनकी वाइफ ने कहा जेंटलमैन गो टू मार्केट परचेज वेजिटेबल्स, बाजार जाइए सब्जी खरीद कर लाइए। समस्या खड़ी हुई ना, घर से पूछना भूल गए क्या लाऊं, भिंडी लाऊं, आलू लाऊं। अगर सब्जी नाम की एक ही वस्तु रही होती तो लो भाई 10 किलो तोल दो, एक हफ्ता चलेगी चलेगा। लेकिन आप मेरी बात से सहमत होंगे, जहां पर चॉइस होगी, इनके पास चॉइस थी, ये लूं, जहां चॉइस होगी वहां समस्या होगी। और इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में चॉइसेस हैं। मानते हो उस बात को? जहां वैरायटी होगी वहां प्रॉब्लम होगी। सब्जियों की वैरायटी थी, लेकिन चॉइस और वैरायटी ऐसे शब्द हैं जो दैनिक संप्रेषण में उपयोग में लाए जाते हैं। एक आम जो एक आदान प्रदान हम करते हैं समाज में उसका। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं रिसर्च की। तो चॉइस और वैरायटी को यहीं छोड़ते हैं। एक और शब्द है वेरिएंस। वेरिएंस इज डिफरेंशिएशन, भिन्नता, कॉम्पैक्टनेस एंड स्कैटर्डनेस। जहां पर वेरिएंस होगा वहां समस्या होगी ही। कल्पना कीजिए यदि इस पृथ्वी पर वेरिएंसेस नहीं रहे होते तो क्या रिसर्च की क्या समस्याएं उत्पन्न होती? समस्या होती नहीं शायद। लेकिन ये वेरिएंस भी किस विषय का शब्द है? स्टैटिस्टिक्स का है। लेकिन हम तो स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक शब्द और है वेरिएबल, एक शब्द और आ गया वेरिएबल। ऑरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज ए वेरिएबल। तो कुल मिलाकर डेटा एनालिसिस की पूरी कहानी वेरिएबल पर आधारित रहेगी। तो इस वेरिएबल को समझने का प्रयास करते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स फ्रॉम योर फील्ड। आपको अपने क्षेत्र से वेरिएबल्स का चयन करना है। तो वेरिएबल के अर्थ से शुरू करते हैं कि वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल। जो समय अनुसार बदलता हो, स्थान अनुसार बदलता हो, व्यक्ति अनुसार बदलता हो, वह वेरिएबल है। हिंदी में हम कहते हैं चर, वो वेरिएबल है। दैट इज नोन एज ए वेरिएबल। एग्रेशन, गुस्सा सबको आता है ना, सर को भी आता है, सर को भी आता है, मुझे भी आता है। गुस्सा वेरिएबल है? यस है। क्यों? समय अनुसार बदलेगा। अभी मेरे गुस्से का स्तर जैसा है, हो सकता है शाम को ऐसा ना रहे। समय अनुसार परिवर्तनशील है। व्यक्ति अनुसार बदलेगा, मेरा अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। स्थान अनुसार बदलेगा, मैं आज भोपाल में हूं, गुस्से का स्तर अलग होगा, रायपुर जाऊंगा अलग होगा। जो समय, स्थान और व्यक्ति अनुसार परिवर्तनशील है, जो हम पढ़ते आए, दैट इज नोन एज ए वेरिएबल। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इन एवरी फील्ड। साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, एग्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, दुनिया भर के वेरिएबल्स हैं।
तो अब आंकड़ों के एकत्रीकरण के बाद आंकड़ों के विश्लेषण की बात करने वाले हैं। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द डेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके लिए वेरिएबल्स की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू कलेक्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। भी हम आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल के आधार पर करेंगे, तो वेरिएबल्स के क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। जिससे कि लेटेस्ट टूल्स की हम बात करेंगे, हाउ टू कंडक्ट ट्रू एक्सपेरिमेंट्स, बहुत अच्छे एक प्रायोगिक अध्ययन कैसे कर पाए। जब तक कि इस क्लासिफिकेशन को नहीं समझेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट ट्रू रिसर्चेस। तो डिफरेंट ऑथर्स क्लासिफाइड वेरिएबल्स इन डिफरेंट वेज। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान दिग्गज बब्बर शेर जो अनुसंधान के क्षेत्र के हैं, अपने पुस्तकों में उन्होंने अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। लेकिन दो मुख्य वर्गीकरणों की आज बात करेंगे। एक वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉजल मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉजल मॉडल। इस कॉजल मॉडल को जानने की आवश्यकता किसको पड़ेगी? दोज हु वांट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, जो प्रायोगिक अनुसंधान करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश करना चाहते कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यदि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर हम सभी चरों का वर्गीकरण करें, सभी वेरिएबल्स का वर्गीकरण करें, तो वी क्लासिफाई ओनली इनटू 3 कैटेगरीज। हम 3 वर्गों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर कहेंगे हम इसको। एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक शीर्षक का निर्माण करते हैं कोई भी, इफेक्ट ऑफ, किसी का प्रभाव देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन ब्लड प्रेशर, अध्ययन हो सकता है ना। किसका प्रभाव देख रहे हो आप? सूर्य नमस्कार का। किस पर देख रहे हो? ब्लड प्रेशर पर। रिसर्च की भाषा में दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ए ट्रीटमेंट, यह कहलाता उपचार। तो किस उपचार का प्रभाव देख रहे हो आप? सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार विल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस काल्पनिक उदाहरण में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ब्लड प्रेशर। योर इंटरेस्ट इज, बाय योर इंटरेस्ट आई मीन रिसर्चर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अनुसंधान करता परिवर्तन ज्ञात करना चाहता है ब्लड प्रेशर में एकमात्र किसके कारण से? सूर्य नमस्कार के कारण से, जो कभी होता ही नहीं, कभी किसी भी अध्ययन में घटित ही नहीं होता। दुनिया भर के ताम झाम अपना प्रभाव छोड़ेंगे, दुनिया भर के एक्सटेनियस वेरिएबल, एक बाह्य चर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। डेली रूटीन है, हेडिटी है, हो सकता है किसी हेडिटी पर वो प्रभाव छोड़ रहा है, किसी हेडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर प्रभाव नहीं छोड़ रहा। फूड हैबिट्स है, सूर्य नमस्कार इस खाने के साथ तो प्रभाव छोड़ रहा है, इस तरह का भोजन लेंगे तो नहीं प्रभाव छोड़ रहा है। तो देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट प्ले वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग दिस चेंज। तो दीज आर नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, वो कहलाते कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, जिनका प्रभाव ज्ञात करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम किसके प्रभाव को ज्ञात करना चाह रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और किसके प्रभाव को ज्ञात नहीं करना चाह रहे? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के। और जो कि जिसका प्रभाव हमारे अध्ययन में क्या घटित करेगा? एरर, त्रुटि घटित करेगा। मानते हो इस बात को? तो और दीज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। इनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल मींस दीज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके नियंत्रण से बाहर है। दीज विल बी कंसीडर्ड एज योर लिमिटेशंस, आपकी सीमाएं हैं। भाई सूर्य नमस्कार बरसात में और गर्मी में करोगे तो समान प्रभाव छोड़ेगा या अलग अलग प्रभाव छोड़ने की संभावना है? अलग अलग छोड़ेगा। मान लो कि आपने गर्मियों में शुरू किया, अचानक बारिश आ गई, तो बारिश से उसके प्रभाव पर हल्का फुल्का अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो आप इंद्रदेव को तो कह नहीं सकते 2 दिन बारिश मत करना, भाई मैं रिसर्च कर रहा हूं, बारिश तो होनी है। तो दीज विल बी कंसिडर्ड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल्स मींस लिमिटेशन, सीमा है। आप कहेंगे मेरे अध्ययन में इस कारणवश जो भी परिवर्तन आए या त्रुटि आए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन। हर अध्ययन में आप लिमिटेशन देते हो। लिमिटेशन मींस दीज आर बेस्ड ऑन एक्सटेनियस वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन इज intervening variables. Next one is extraneous variables. To a great extent you can control, काफी हद तक आप इन पर नियंत्रण पा सकते हो। आपको कंट्रोल करना चाहिए। एक अच्छे अध्ययन के लिए
एक्सटेनियस वेरिएबल्स को आपको नियंत्रित करना चाहिए। कैसे नियंत्रित करेंगे, चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो एग्जांपल डेली रूटीन हो सकता है, फूड हैबिट्स हो सकती हैं, सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिनको आप नियंत्रित करने की क्षमता रखते हो। तो ये एक बात की हमने, किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल मॉडल, वेयर दिस कॉजल मॉडल इज एप्लीकेबल व्हेन यू वांट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। तो हाउ टू कंडक्ट ट्रू एक्सपेरिमेंट्स एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, एक काल्पनिक आंकड़ों के साथ उसकी चर्चा करेंगे। एक जान लिया हमने कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, कंफाउंडिंग होता है, कंफाउंडिंग का इंटरवीनिंग कौन सा है, एक्सटेनियस कौन सा है, एक आधार बनाने का प्रयास किया। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट्स और द स्केलिंग टेक्निक्स। यह भी जानना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक सांख्यिकीय तकनीक प्रत्येक स्केल ऑफ मेजरमेंट में नहीं लगाई जा सकती। जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब का कलेक्शन करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे, किसी ना किसी स्केल ऑफ मेजरमेंट में होगा। तो देयर आर 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। पहला है नॉमिनल स्केल, व्हेन वी कलेक्ट डेटा इन ए फ्रीक्वेंसी और काउंट्स, जब हम आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं फ्रीक्वेंसी या काउंट्स में, इन ए होल नंबर, इन ए डिस्क्रीट सीरीज। और ये नॉमिनल स्केल 2 प्रकार का हो सकता है, डाइकोटोमियस, डाइको मींस हैविंग टू एंड्स। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, स्मोकिंग के आप आंकड़े एकत्रित करोगे तो आप यही तो कहेंगे स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, तो आप कहेंगे 50 स्मोकर्स हैं, 29 नॉन स्मोकर्स हैं। आप ये तो कह नहीं सकते 29.2 स्मोकर्स, या तो 29 ही होंगे या 30 ही होंगे। दैट विल बी ए डिस्क्रीट सीरीज, दैट विल बी ए होल नंबर, दैट विल बी ए फ्रीक्वेंसी। अगला है पॉलिटोमियस। द वर्ड पॉली मीन्स more than 2, poly means many. It means when we divide among more than 2 categories. Example race, मान लो आप 5 रेसेस ले रहे हैं, इंडियन, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, पॉलिश, तो यू डिवाइडेड ऑल फ्रीक्वेंसीज इन द 5 कैटेगरीज। तो ये है, तो डाइकोटोमस होगा या पॉलिटोमियस होगा, नॉमिनल स्केल में किस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे उसकी चर्चा भी करेंगे कि नॉमिनल स्केल में प्रत्येक सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग हम नहीं कर सकते। हमें वो विजन डेवलप करना है कि इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट विच टेक्निक विल बी अप्लाइड, कि किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में किस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे, वो जानना अति आवश्यक है। कितने हैं टोटल स्केल ऑफ मेजरमेंट? टोटल कितने? 4 है, चर्चा एक ही हो चुकी है। अगला है ऑर्डिनल स्केल, और ये नॉमिनल विद ऑर्डर विदाउट ऑर्डर भी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल स्केल। व्हेन वी मेजर डेट, when we collect information, when we collect data in order, maybe ascending, maybe descending order. For example, सर वेट ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज वगैरह तो करते होंगे रोज, कभी जर्क वगैरह लगा है कभी जीवन में? लगा? कहाँ गए फिर? डॉक्टर के पास गए होंगे, स्वाभाविक सी बात है। पहले तो बताओ पेन वेरिएबल है या नहीं है? पेन वेरिएबल है या नहीं है? दर्द वेरिएबल है या नहीं है? समय अनुसार बदलेगा, स्थान अनुसार बदलेगा, सब व्यक्तियों में एक जैसा पेन नहीं हो सकता, मानते हो ना? तो डॉक्टर ने पूछा व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ पेन, दवाई उस अनुरूप देंगे ना कि पेन कितना है। तो ये ऐसे तो कह नहीं सकते 5 किलो पेन है सर दवाई दे दो, या 10 किलो पेन है सर दवाई दे दो। ही कैन एक्सप्रेस इन ऑर्डर, मे बी असेंडिंग मे बी डिसेंडिंग, कि सर आई हैव हाई पेन, मीडियम पेन, हल्का सा है, कुछ भी हो। तो यू कैन एक्सप्रेस इन ए ऑर्डर, मे बी असेंडिंग मे बी डिसेंडिंग, बाय यूजिंग परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, जो कि परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल्स के माध्यम से ही तो आप अभिव्यक्ति करोगे, एक्सप्रेस करोगे उसको। तो कितने स्केल ऑफ मेजरमेंट हो गए? 2 की चर्चा होगी है, तीसरे की बात करते हैं। तो ये चर्चा का विषय अपना रहेगा सबका मिलकर कि ऑर्डिनल स्केल में किस सांख्यिकीय तकनीक का हमें उपयोग करना चाहिए। तीसरा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल मींस हैविंग सेम इंटरवल्स इन बिटवीन बट हैज नो फिक्स जीरो, बीच में समान अंतराल है पर फिक्स जीरो नहीं है। एग्रेशन, गुस्सा। इंटरवल स्केल में कल्पना कीजिए आपके गुस्से का स्कोर 20 है, आपके गुस्से का स्कोर 40 है, तो आप डबल गुस्से वाले हैं या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्रेशन हैज नो फिक्स जीरो। कल्पना कीजिए आपका 50 किलो वजन, आपका 100 किलो वजन, तो जस्ट डबल वजन वाले हैं आप, लेकिन एग्रेशन हैज नो फिक्स जीरो। वी डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द ऑरिजिन। तो रेशियो में फिक्स जीरो होगा,
इंटरवल में फिक्स जीरो नहीं होगा। एक आधार बनाने का हमने प्रयास कर लिया। नाउ द स्टोरी ऑफ डेटा एनालिसिस स्टार्ट्स। थोड़ा सा आधार बनाते हैं, उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर जो आप कहेंगे, जिस टेक्निक की बात करेंगे, जिस टूल की बात कहेंगे, उस टूल के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। अब मेन कहानी हाफ एन आवर की है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। थोड़ा फास्ट मेरी गति से सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं ना, चलेगा? ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलूं। मैं चाहता हूं कि कंटेंट्स अधिक से अधिक कवर हों। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स बात करते हैं। हमें आंकड़ों के विश्लेषण के लिए क्या चाहिए? टू एनालाइज डेटा वी रिक्वायर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हमें चाहिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड दीज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में हम कहते हैं अनुमानिक सांख्यिकी। कि फॉर डेटा एनालिसिस वी रिक्वायर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दीज आर नोन एज अनुमानिक सांख्यिकी। वाई अनुमानिक? क्योंकि उसके पीछे सांख्यिकी का सिद्धांत है, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। सांख्यिकी के नियम एग्जैक्ट नहीं है, सांख्यिकी के नियम सटीक नहीं है। सांख्यिकी के उपयोग से वी गेट प्रोबेबल आंसर। हमें जो उत्तर मिलता है सांख्यिकी के माध्यम से, वो एक संभावित उत्तर है, दैट इज नॉट 100% एग्जैक्ट। और उसी कारणवश एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अध्ययन करते हो? 0.05 पर। इट मीन्स यू आर ओनली 95% कॉन्फिडेंट एंड योर सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%। वाई? कि सिंस स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट वी गेट प्रोबेबल आंसर। जो भी उत्तर मिलेगा वो हमें संभावित उत्तर मिलेगा। जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे आप उनको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कहें, चाहे उनको आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहें, जो भी नाम देना चाहें, सभी टेक्निक्स दो भागों में विभाजित है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। जितनी भी सांख्यिकी तकनीक हैं वो दो प्रकार की है, पैरामेट्रिक टेक्निक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स। और हम सीधे तौर पर पैरामेट्रिक टेक्निक्स का उपयोग कर देते हैं। लेकिन पैरामेट्रिक टेक्निक्स का उपयोग करने के लिए कुछ न्यूनतम मान्यताओं की पूर्ति करना जरूरी है। जब तक हम उन न्यूनतम मान्यताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, जब तक इन टेक्निक्स का उपयोग आप नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं उनकी बात करते हैं। देयर आर 2 बेसिक assumptions। डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो पहला कर्तव्य, पहला कार्य, पहली ड्यूटी हर शोधार्थी की है, आंकड़ों के एकत्रीकरण के बाद पहला काम उसको क्या करना चाहिए? नॉर्मेलिटी को चेक करना चाहिए, यदि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है या कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे डिसाइड करना है कि मुझे पैरामेट्रिक टेक्निक का उपयोग करना है या नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक का उपयोग करना है। यदि नॉर्मल है तो पैरामेट्रिक, नॉन नॉर्मल है तो नॉन पैरामेट्रिक। ठीक, आगे चलते हैं। एटलीस्ट इंटरवल और रेशो स्केल इज रिक्वायर्ड। कम से कम इंटरवल और रेशो स्केल चाहिए। स्केल ऑफ मेजरमेंट टोटल कितने थे? 4। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। तो पहले जो 2 स्केल ऑफ मेजरमेंट हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, उन दोनों में पैरामेट्रिक टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकते। वो हमारी बाध्यता है कि हमें नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा। इन 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट में से कम कौन कौन से स्केल चाहिए? कम से कम ऑर्डिनल और ऑर्डिनल क्यों चाहिए? ऑर्डिनल नहीं, इंटरवल एंड रेशियो स्केल चाहिए। जबकि दूसरी तरफ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में लगाई जा सकती है नॉन पैरामेट्रिक, नॉर्मल, नॉन नॉर्मल, किसी भी स्केल ऑफ मेजरमेंट में, चारों में लगाई जा सकती है। चारों मीन्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो ये बताइए स्केल ऑफ मेजरमेंट कितने अपने? 4 है। उनको चेक करने के लिए कि हमारे डेटा कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट में है, क्या किसी टूल की आवश्यकता है? आपको कोई टूल चाहिए? सोच कर थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे तो। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, मैं अपना वो एक अपनी बात ठीक से पहुंचा पा रहा हूं नहीं पहुंचा पा रहा हूं वो टेस्ट करता हूं, वो परीक्षण करता हूं। मान के चलिए स्केल ऑफ मेजरमेंट जो 4 थे हमारे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, हम आपने आंकड़ों का एकत्रीकरण कर लिया, यू कलेक्टेड डेटा। वो डेटा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में है, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए क्या किसी टूल की आवश्यकता है?
क्या किसी टेस्ट की आवश्यकता है? बताइए। बड़ी गड़बड़ है भाई फिर तो। एग्रेशन किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में है? मैडम एग्रेशन को ऑर्डर में है क्या? नहीं, किस परसेंटाइल छोड़ दीजिए, वो तो एक्सप्रेस करने का तरीका है। इंटरवल स्केल में। किस में? इंटरवल स्केल में। तो बेटा आपको ये इंटरवल स्केल पता करने के लिए किसी टूल की आवश्यकता पड़ी क्या? किसी टेस्ट की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी ना। हम सब इतना ज्ञान और विवेक विकसित कर चुके होते हैं इस स्तर पर पहुंचने के बाद कि उसका वेरिएबल की नेचर को, प्रकृति को समझकर हम अंदाजा लगा लेते हैं। उसके लिए कोई टूल नहीं चाहिए, किसी टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। वी ऑल हैव नॉलेज, हमें सबको इतना ज्ञान है। मानते हो इस बात को? हाइट किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में है? देखो ये तो बताना पड़ेगा भाई। हाइट नॉमिनल होगा। नॉमिनल मीन्स फ्रीक्वेंसी काउंट्स होती है, गिनती। 5 हाइट है, 6 हाइट है, 8 हाइट है। अरे हाइट तो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच होती है। फिक्स जीरो भी है। रेशो एक सामान्य सी बात है, तो रेशो स्केल है। मानते हो इस बात को? तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो निष्कर्ष निकाला, आप सबने कहा कि स्केल ऑफ मेजरमेंट कौन सा है, इसको चेक करने के लिए हमें किसी टूल की आवश्यकता नहीं है। हम सब में इतना ज्ञान है। क्या डेटा नॉर्मल है या नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए कोई टूल चाहिए, या हमें ज्ञान है, आंकड़ों को देखकर अंदाजा आ जाएगा? उसके लिए हमें टूल चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, मान लो कि यू कलेक्टेड डेटा। मान लो कि आपने आंकड़ों का एकत्रीकरण कर लिया, आपके पास डेटा है 40, 50, 100, 200, 1000 जो भी डेटा है। वो डेटा आते ही सबसे पहला कार्य, किसी भी क्षेत्र की बात करें हम, तो सबसे पहला कार्य किसी भी शोधार्थी, किसी भी रिसर्चर का क्या होना चाहिए? डेटा की नॉर्मलिटी चेक करना। पहले काम, आंख बंद करके वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ योर माइंड कि आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा पहला कार्य आपका होना चाहिए चेक द नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को चेक करो। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको डिसाइड करना है पैरामेट्रिक लगाएंगे या नॉर्मल। हुआ तो पैरामेट्रिक, नॉर्मल नहीं है तो अभी हमें क्या सीखना चाहिए? हाउ टू टेस्ट नॉर्मलिटी। ये ठीक है, हाउ टू टेस्ट नॉर्मलिटी। अब बात करते हैं हाउ टू टेस्ट नॉर्मलिटी। वी हैव टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, द फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट्स नाउ। हाउ टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी किसी भी विषय की मात्रात्मक अनुसंधान नहीं है, किसी भी क्षेत्र की क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है जहां इस स्टेप की आवश्यकता हमें ना हो। ये तो एसेंशियल है भाई। इफ यू वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट्स, यदि रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहते हैं उस दशा में, तो यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर टेक्निक। आपको सटीक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। अब नॉन नॉर्मल है और आपने नॉन पैरामेट्रिक लगा दी तो रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। रिजल्ट का जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। तो क्या बात करने वाले हैं? नॉर्मलिटी चेक करना। मेरा प्रश्न, केवल थ्योरेटिकल पार्ट, इसके बारे में ज्ञान हो तो आगे की एडवांस बातें करें, या सीखना है हाउ टू चेक नॉर्मलिटी? सीखना है। क्लियर? हाउ टू चेक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, लॉ में भी एप्लीकेबल है। इफ यू वांट टू कंडक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च पॉसिबल है। कंपैरिजन ऑफ द क्रिमिनल केसेस बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आपको करना पड़ेगा वो। ठीक, तो इस तरह की रिसर्च लॉ में भी एनकरेज। और संयोग ऐसा है कि पिछले 6 साल से मेरे पास लॉ का हेड का चार्ज है, तो मैंने वहाँ कोशिश की है कि थोड़ा क्वांटिटेटिव रिसर्च को बढ़ावा, क्योंकि लॉ में ट्रेडिशन है क्वालिटेटिव रिसर्च का। तो कहानी शुरू होती है हाउ टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्लोली समझिए, प्रैक्टिकल पार्ट है और ऐसा पार्ट है जो हर अनुसंधान कार्य में कंपलसरी है। यदि वो अनुसंधान कैसा हो? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव रिसर्च। वी हैव टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने, क्यों चेक कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि
हमें डिसाइड करना है पैरामेट्रिक लगेगी या, तो वी हैव 3 मेथड्स बाय यूजिंग दैट वी कैन चेक द नॉर्मलिटी। हमारे पास आज तक 3 ही विधियों की उत्पत्ति हुई है, 3 ही प्रकार की विधियां हैं जिनके माध्यम से हम नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं। पहली विधि है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरी विधि है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से भी कर सकते हैं। और तीसरी विधि है फॉर्मल टेस्ट, जिनका कार्य ही नॉर्मलिटी को चेक करना है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। कितनी विधियां? 3। पहली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम सामने आती है, आपके सामने क्या आता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और विचलन के माप, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना, वर्णात्मक माप है सारे। लेकिन हमें कोई भी सॉफ्टवेयर आउटपुट देता है, हम सब रख देते हैं अपने थीसिस में, रिसर्च वर्क में। हमें केवल 4, यदि हमारा उद्देश्य, ध्यान दीजिए, यदि हमारा उद्देश्य केवल नॉर्मलिटी को चेक करना है, इफ आवर ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू टेस्ट द नॉर्मलिटी, वी डू नॉट रिक्वायर ऑल द मेजर्स, हमें सभी माप नहीं चाहिए। आउट ऑफ ऑल मेजर्स वी रिक्वायर आइदर 2 और 4, 2 से भी काम चल सकता है, और अच्छा रूप देना चाहें तो 4 ले लीजिए। एंड दीज 4 मेजर्स आर स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड एरर स्क्यूनेस, कुर्टोसिस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ कुर्टोसिस। And this skewness is denoted by, is expressed by capital S and small k, skewness. Skewness measures the symmetricity of the curve. हम सब जानते हैं कि कर्व की समरूपता का मापन करता है। और कुर्टोसिस measures flatness of the curve. तो skewness संबंधी दोष भी ना हो उसमें, और कुर्टोसिस संबंधी दोष भी ना हो। दोष नहीं है तो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो पैरामेट्रिक लगा दीजिए, आंकड़ों का विश्लेषण कर दीजिए। तो कितने माप चाहिए हमें? पहली विधि में कितने माप चाहिए हमें? 2 से भी चल जाएगा, 4। उत्तर है 2 या 4। लेट्स डिस्कस अबाउट 1। 2 के माध्यम से कैसा निष्कर्ष निकाले? 2 कौन कौन से? स्टैंडर्ड एरर को छोड़ दीजिए, मानक त्रुटि को छोड़ दीजिए। यदि 2 के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हो तो हमें चाहिए स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। एक थंब रूल है, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, हाउ टू टेक डिसीजन। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो नॉर्मल है, नहीं तो नॉर्मल नहीं है, बस इतनी सी बात। इफ द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस इज इन बिटवीन -1 to 1, इट मींस डेटा इज नॉर्मल। अगर वो -1 से कम हो, यानी -2, -3, -4 हो तो नॉन नॉर्मल है, या 2, 3, 4 हो तो भी, तो द वैल्यू शुड लाई इन बिटवीन -1 to 1। इज इट ओके? ये तो किस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला? ये किस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला? 2 वैल्यूज के आधार पर, 2 मापों के आधार पर। और वो 2 माप कौन कौन से? स्क्यूनेस। अब चारों की बात करते हैं, तो दोनों के ही, स्क्यूनेस के भी और कुर्टोसिस के भी क्या है? स्टैंडर्ड एरर है ना, मानक त्रुटि है ना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस और स्टैंडर्ड एरर ऑफ कुर्टोसिस। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर मानक त्रुटि। आप दोनों दोस्त हो, आपके अच्छे दोस्त हैं, कैसे आदमी है? अच्छे आदमी। ईमानदारी से बता देना, झूठ मत बोल देना, एक भी कमी इनमें नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अच्छे आदमी, अब कह रहे हो नहीं कमी भी है। कोई व्यक्ति कमी के साथ अच्छा हो सकता है? हैं? कमियों के साथ कौन अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है। कारण क्या है? हमारे समाज ने काल्पनिक रेखा फिक्स कर दी, कल्पना, उससे कम कमियां हैं, स्वीकार्य, एक्सेप्टेबल है, चलेगा, अभी इतनी चल जाएगी। और जिस दिन इस सीमा रेखा को पार करते बच के रहना भी खुरापाती है, कहते हैं ना। सेम इज एप्लीकेबल हेयर। एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है, त्रुटियां होंगी। एवरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक सांख्यिकीय तकनीक में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। बात हो चुकी है, तो इतनी चलेगी, इतना। तो इस स्क्यूनेस की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड एरर से कम हो, कुर्टोसिस की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड से एरर से कम हो, तो डेटा इज नॉर्मल। इतनी सी बात है। तो कितने? पहली विधि क्या है हमारी? ध्यान दीजिए भाई, पहली विधि
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क चाहिए? उत्तर 4 नहीं, उत्तर होना चाहिए 2 या 4। 2 के आधार पर कैसे निष्कर्ष लिया? स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, लिख दोगे आप अपने रिसर्च कार्य में कि है, इसलिए मैंने लगाया पैरामेट्रिक। दूसरा निर्णय कितनों के आधार पर? 4। कौन कौन सी? स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूटोसिस। हाउ टू टेक डिसीजन? जब स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू उनके स्टैंडर्ड एरर से कम हो तो नॉर्मल है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? स्पष्ट सी बात है। ठीक, कितनी विधियां हैं टोटल? 3 विधियां है ना। 3 में से एक की बात कर ली है। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड विधि इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होता है, और कुछ नहीं होता। तो उस ग्राफ में एक स्टैंडर्ड लाइन जनरेट की जाती है। हाउ टू टेक डिसीजन? एक जो स्टैंडर्ड लाइन जो ग्राफ जनरेट करेगा, और उस ग्राफ को कहा जाता है क्यू क्यू प्लॉट। जिस ग्राफ का उपयोग किया जाता है नॉर्मलिटी चेक करने के लिए, उस ग्राफ का नाम है क्यू क्यू प्लॉट। उस क्यू क्यू प्लॉट में एक स्टैंडर्ड लाइन जनरेट की जाती है। निष्कर्ष कैसे लिखना है, लेना है, लिख लीजिए। उस लाइन के आसपास सारे स्कोर्स हैं तो नॉर्मलिटी है, उस लाइन से स्कोर्स दूर है तो नॉर्मलिटी नहीं है। सिंपल सा तरीका है। ऑल द स्कोर्स शुड बी स्कैटर्ड नियर टू दीज लाइंस। ये निष्कर्ष लेने का तरीका है। ऑल द स्कोर्स शुड बी स्कैटर्ड नियर टू दिस लाइन। इफ दीज स्कोर्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द लाइन, इट मींस डेटा इज नॉन नॉर्मल। कितनी विधियों की बात कर ली? 2। तीसरी विधि फॉर्मल टेस्ट। क्या जिसका कोई दूसरा काम नहीं है? फॉर्मल टेस्ट का तो काम ही है नॉर्मलिटी चेक करना, कोई दूसरा उसका काम नहीं है। दुनिया भर के देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ द फॉर्मल टेस्ट। फॉर्मल टेस्ट की लंबी सूची है, लेकिन आई एम गोइंग टू लिस्ट ओनली 4। 4 आप सबके सामने। पहला KST कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट। दूसरा है SWT शापिरो-विल्क टेस्ट। तीसरा है ADT एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट। और चौथा है RJT रेयान-जोयनर टेस्ट। दीज आर द 4 टेस्ट विच आर इन ट्रेडिशन। ठीक है, तो आप अनुसंधान के कल्पना कर लीजिए, आंकड़ों का एकत्रीकरण कर चुके हैं, आपके पास डेटा है। कितने डेटा है? मान लीजिए, कल्पना कीजिए कितने डेटा है? 30। किस चीज़ के डेटा है? एग्रेशन के। मान लीजिए आपने एग्रेशन के डेटा 30। तो उसका पहला डेटा आपके पास आ गए, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में। सबसे पहला कार्य क्या किया आपने? नॉर्मलिटी चेक की, तीनों विधियों से या एक विधि से, जिससे भी करना हो। निष्कर्ष लिया नॉर्मलिटी है तो पैरामेट्रिक, नॉन नॉर्मलिटी है तो किस सॉफ्टवेयर का आप अधिक उपयोग करते हैं? भाई हम सॉफ्टवेयर SPSS से। तो हाउ टू चेक द नॉर्मलिटी बाय यूजिंग SPSS। SPSS के माध्यम से नॉर्मलिटी को चेक कैसे करें? कितने डेटा? 30 है। किस वेरिएबल के हैं? एग्रेशन। इज इट ओके? आई एम गोइंग टू एंटर द डेटा रिलेटेड टू एग्रेशन। एग्रेशन से संबंधित डेटा को मैं एंटर कर रहा हूं, काल्पनिक डेटा को एंटर कर रहा हूं इन द सॉफ्टवेयर SPSS, एंड वी आर गोइंग टू चेक द नॉर्मलिटी ऑफ दैट। उसकी नॉर्मलिटी को चेक करेंगे बाय यूजिंग SPSS। काफ़ी हद तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबके पास है, उसमें भी लगभग ये हैं। लेकिन केवल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो आप एक्सेल में कर सकते हो। लेकिन दूसरी तीसरी विधि है। तीसरी विधि से मेरा अर्थ है ग्राफिकल मेथड, जिसको क्या कहा था हमने? QQ प्लॉट। और तीसरा क्या था? फॉर्मल टेस्ट। कितने थे? 4। KST, SWT, RJT, ADT। ठीक, चलते। तो ये आई एम गोइंग टू एंटर 30 स्कोर्स। सिंगल डिजिट में ही रख देते हैं, हमें तो केवल सीखना है। I entered 30 स्कोर्स। नाम दे दीजिए इसको, क्या नाम है?
aggression. Data entry is complete. We are, again I repeat, we are going to check the normality. क्यों? क्योंकि हमें डिसाइड करना है पैरामेट्रिक लगेगी या नॉन पैरामेट्रिक लगेगी. You will write down the commands. Go to analyze. Analyze पर गए. Go to descriptives. Go to explore. और aggression को dependent list में ले आइए. Bring aggression dependent list. और go to plots. देखिए plots पर जाइए. कहाँ पर है कर्सर? देखिए बताइए मुझे. नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, यानी जितने भी नॉर्मलिटी प्लॉट की कमांड से तो आपका क्यू प्लॉट बनकर आएगा और टेस्ट के माध्यम से कॉल्मो, गौरो, स्मरो टेस्ट और शापिरो-विल्क टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे. ये आ गया. 4 थे, उनमें से SPSS 2 की सुविधा प्रदान करता है. पहले 2 की, KST की, SWT की, कॉल्मो, गौरो, स्मरो टेस्ट, शापिरो-विल्क टेस्ट. जो तीसरा और चौथा है एंडरसन डार्लिंग टेस्ट और रेहान जोआने टेस्ट, उसकी सुविधा इसमें नहीं है. लेकिन हमें कितने टेस्ट चाहिए? फॉर्मल से भी करना चाहे तो कितने चाहिए हमें? कोई भी एक चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद कितने तरीके थे, कितने माध्यम थे? 3. पहला डिस्क्रिप्टिव में कितने में आप चाहिए थे? 2 कौन कौन से? देखिए कर्सर देखिए, स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है? 1.7 कहां से आ गया? ये है तो साफ तो है, 0.132 है, 0.132. और क्योटोसिस की वैल्यू कितनी है? -0.444. -1 से 1 की रेंज में है या नहीं है? आप कहेंगे क्योंकि जो कैलकुलेटेड स्क्यूनेस इतना है, क्योटोसिस इतना है, दोनों ही वैल्यूज -1 के बीच में है, इसलिए नॉर्मल है. इसलिए इस अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए पैरामेट्रिक टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है या किया गया, जो भी आपको करना. क्लियर हुआ? ठीक है. दूसरा तरीका, पहले में ही दूसरा तरीका क्या था? स्टैंडर्ड एरर पहले का कितना है? 0.42 है, उससे कम है, यानी वो स्टैंडर्ड एरर से भी दोनों कम ही है. देख लीजिए आप. क्लियर हुआ? ठीक. अगला विधि क्या थी? सेकंड विधि क्या थी? ग्राफिकल मेथड ऑफ क्यू प्लॉट का. तो क्यू प्लॉट ये देखिए, क्यू प्लॉट आपका है, इसको पेस्ट कर सकते हैं अपना. ये क्यू प्लॉट है, एक लाइन है, सारे के सारे स्कोर इस लाइन के आसपास है या नहीं है? तो आप कहेंगे सिंस ऑल द स्कोर्स आर स्कैटर्ड नियर टू दिस लाइन इन द क्यू प्लॉट, क्यू प्लॉट में सारे के सारे लाइन जनरेटेड लाइन के आसपास हैं, इसलिए डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसलिए डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तीसरा क्या है? फॉर्मल टेस्ट. फॉर्मल टेस्ट में किस किस की सुविधाएं प्रदान करता है? कॉल्मो, गौरो, स्मिर्नोव टेस्ट और शापिरो-विल्क टेस्ट की सुविधा प्रदान करता है. तो ये रिजल्ट अभी देखते हैं. कॉल्मो, गौरो, स्मिर्नोव टेस्ट और शापिरो-विल्क टेस्ट के रिजल्ट भी देखते हैं. ये देखिए, ये रिजल्ट्स हैं. कॉल्मो, गौरो, स्मिर्नोव टेस्ट और शापिरो-विल्क टेस्ट के रिजल्ट्स हैं. सिंपल सा है. अब यू में लर्न एट योर सेल्फ. ठीक. अब ये डेटा कैसे थे इस संदर्भ में? नॉर्मल है. किस टेक्निक का उपयोग करेंगे? पैरामेट्रिक का उपयोग करेंगे. सपोज द डेटा इज नॉन नॉर्मल. कल्पना कीजिए डेटा नॉर्मल नहीं है. नॉन नॉर्मल बनाते हैं ना एक्सेप्शंस. एक एग्रेशन में एक हाईली एग्रेसिव व्यक्ति को रख देते हैं. किस सीक्वेंस नंबर पर लिया हमने? किस सीक्वेंस पर लिया? 8. और कमांड बताइए मुझे क्या करूं? डेटा नॉर्मलिटी. यानी ये अकेला स्कोर जो 8वें क्रम पर है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का कबाड़ा करेगा, अध्ययन के परिणामों का भी कबाड़ा करेगा. लेकिन ये तो 30 हमें दिख रहा है, लेकिन हजारों डेटा होते, वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. हम उसकी पहचान नहीं कर सकते, हमें इस माध्यम से गुजरना पड़ेगा. तो क्या कमांड थी? क्या करूं? एनालाइज, यस. डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, ओके. अब देखिए स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है? स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है? 5.3 और क्योटोसिस 29, हाईली डिफेक्ट. क्लियर?
होना कितना था, -1 से 1 के बीच में। तो ये आपके पास अब 2 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, थोड़ी सी व्यवहारिक बात करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, निष्कर्ष आप निकालिए। पहला ऑप्शन है कि टेक्निक लगा दीजिए, कौन सी, नॉन पैरामेट्रिक। पहला डिसीजन क्यों लगा रहे नॉन पैरामेट्रिक, क्योंकि डेटा नॉर्मल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि आउटलायर को, एक्सेप्शन स्कोर को ढूंढिए, उसको निकाल दीजिए और कम के साथ कीजिए। तो कौन सा अच्छा रहेगा, हटाने वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। इस एग्जांपल में यदि 1 या 2 स्कोर के कारण पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का कबाड़ा हो रहा है, उस दशा में उसको एलिमिनेट करना अनइथिकल नहीं है। Eliminating any score during the screening of the data cannot be considered as a part of unethical issue. यह स्क्रीनिंग करते वक्त किसी डेटा को रिमूव करते हो अनइथिकल नहीं, अनइथिकल है when after the production of the results, परिणाम निकालने के बाद किसी को एलिमिनेट करते हो, वो अनइथिकल है। तो अब हुआ, हमने नॉर्मेलिटी चेक करना तो सीख लिया, अब हाउ टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स, जो एक्सेप्शनल स्कोर है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। हमें तो पता है इसमें कौन सा है, 8 था। तो यू विल चेक, वी हैव टू चेक बाय यूजिंग बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के माध्यम से, बॉक्स प्लॉट से आप वो चेक करेंगे। वी विल चेक बाय यूजिंग बॉक्स प्लॉट। तो उस बॉक्स प्लॉट को आप रखोगे भी कि उस पूरी प्रक्रिया को लिखना चाहिए। इफ यू वांट टू पब्लिश योर पेपर्स इन द टॉप जर्नल्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के टॉप जर्नल्स में पब्लिश करना चाहते हो कि 30 से आपने कहानी शुरू की थी, ये बॉक्स प्लॉट है, इसमें 8वां प्रदर्शित किया गया, 8वें को एलिमिनेट किया, इसलिए 29 के साथ आपने अध्ययन को किया। यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल, एवरी पार्ट शुड बी क्लियर इन योर रिसर्च पेपर और इन रिसर्च स्टडी। तो अब देखिए बॉक्स प्लॉट को, बॉक्स प्लॉट के लिए कोई सेपरेट कमांड नहीं है, देयर इज नो सेपरेट कमांड फॉर बॉक्स प्लॉट। ऑलरेडी बॉक्स प्लॉट इसमें है, लास्ट में बॉक्स प्लॉट है, देखिए। और वो बॉक्स प्लॉट में बताएगा, लिखा हुआ है ये स्कोर, देखिए कौन सा स्कोर है, लिखा है, दिख रहा है, 8 स्कोर इज ए, 8वां स्कोर है वो आउटलायर है। अब इस 8वें स्कोर को एलिमिनेट करते हैं और हम 29 के साथ ये अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, ओके। अब दोबारा से देखिए बॉक्स प्लॉट की कितनी अच्छी शेप है, बॉक्स प्लॉट परफेक्ट है, देयर इज नो आउटलायर। आप इस बॉक्स प्लॉट को लगाएंगे, द शेप इज एक्यूरेट, ठीक है। ये बॉक्स प्लॉट जो दर्शाता है ये क्वार्टाइल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल स्कोर्स इन 4 क्वार्टाइल्स, तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वार्टाइल्स में प्रदर्शित किया है इसने, स्पष्ट सी बात है, ठीक। तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द इशू ऑफ हाउ टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों किया, क्योंकि हमें डिसाइड करना है पैरामेट्रिक लगाना है या नॉन पैरामेट्रिक लगाना है। तो क्या नॉर्मलिटी नहीं है, उस दशा में क्या करना है। तो निष्कर्ष था, वी शुड चेक आउटलायर्स बाय द हेल्प ऑफ बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में 1-2 दिखते हैं तो एलिमिनेट करके दोबारा देख लीजिए, नॉर्मल है तो पैरामेट्रिक लगाइए। नहीं तो अगर बहुत अधिक आउटलायर्स होंगे, बहुत अधिक होंगे तो आउटलायर नहीं कहलाएंगे, अगर बहुत अधिक होंगे तो आउटलायर नहीं कहलाएंगे। आउटलायर तो वही होगा जो एक्सेप्शनल 1-2 होगा। तो इसमें कोई शक सवाल हो तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों माध्यमों से, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, क्यू प्लॉट से, फॉर्मल टेस्ट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। नो, देयर इज नो परसेंटेज ऑफ आउटलायर्स। आउटलायर्स मीन्स एक्सेप्शनल स्कोर, ठीक है। एक्सेप्ट, मान लो कि आप सपोज यू आर गोइंग टू कंडक्ट स्टडीज ऑन डायबिटीज पेशेंट, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ब्लड ग्लूकोज पर आप अध्ययन कर रहे हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, और एक हाई सीवियरली डायबिटिक पेशेंट है, तो अकेला पूरे अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आउटलायर्स। अब थोड़ी सी एक बेसिक आइडिया, लास्ट 15 मिनट्स थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं। हमें क्या चाहिए आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हमने क्या कहा था, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसको कितने भागों में बांटा था, थोड़ा तेज बोलेंगे तो कितने भागों में बांटा था, 2 में। कौन कौन से, पैरामेट्रिक एंड
इज इट विजिबल? विजिबल तो है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक से समझने के लिए पैरामेट्रिक को भी हम दो भागों में बांटते हैं, कंपैरेटिव एंड रिलेशनशिप, तुलनात्मक और सह संबंधात्मक। तुलनात्मक और सह संबंधात्मक, comparative statistics and relationship statistics. Let's discuss about first comparative statistics, तुलनात्मक सांख्यिकी। तुलनात्मक सांख्यिकी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी से छोटी तुलना कब संभव है? स्मॉलेस्ट कंपैरिजन इज पॉसिबल इन विच एग्जाम्पल? दो, छोटे एग्जाम्पल दो के बीच में होगा। तो वी विल डिस्कस हाउ टू कंपेयर टू ग्रुप्स, उससे बड़ी तुलना अमंग मोर देन टू ग्रुप्स, और कोवेरिएट के साथ तुलना सांख्य अप्लाई, व्यवहारिक सांख्यिकी में, रिसर्च के क्षेत्र में, कॉम्पैरेटिव स्टैटिस्टिक्स में केवल 3 ही प्रकार की तुलनाएं संभव है, बिटवीन 2, मोर देन 2 एंड विद कोवेरिएट। ठीक, अगली बात करते हैं रिलेशनशिप, सहसंबंधात्मक सांख्यिकी। सहसंबंधात्मक सांख्यिकी की बात करें, सहसंबंध, तो सहसंबंध, छोटे से छोटा सहसंबंध कैसे हो सकता है? जैसे मैडम ने बताया था, सबसे छोटी तुलना 2 के, सहसंबंध भी 2 के बीच में हो सकता है, अकेले का तो सहसंबंध नहीं हो सकता। तो रिलेशनशिप हमें देखना हो तो बिटवीन 2, हाउ टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2, 2 से अधिक के बीच, मोर देन 2। और तीसरा हो गया व्हेन वी वांट टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप, इन दैट केस वी हैव टू यूज द रिग्रेशन। तो ये मेन मुख्य 6 वर्गों में बांट दिया। पहले 3 वर्ग किससे है? तुलनात्मक सांख्यिकी। अगले 3 वर्ग किससे है? सहसंबंधात्मक सांख्यिकी। ठीक, तो कहां से शुरू करें? Between 2 groups. Let's discuss about the statistical tools which are used to compare 2 groups. 2 समूहों की तुलना कैसे हो, काल्पनिक उदाहरणों के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। Comparison between 2 groups. The technique which is used to compare 2 groups is known as t-test. T परीक्षण। T परीक्षण से 2 समूहों की तुलना हम करते हैं। T-test is used to compare 2 groups. But the 2 groups can be compared in 3 different forms. और हम आंख बंद करके किसी भी टी टेस्ट का उपयोग कर देते हैं, तो देयर आर 3 different types of टी टेस्ट. It means 2 columns can be compared in 3 different ways. तो let's discuss about one independent टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण. The first टी टेस्ट is known as independent टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण. Independent टी टेस्ट is used to compare 2 independent groups. 2 स्वतंत्र समूहों की तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण. पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन कई बार पुस्तकें हमें कंफ्यूज भी करती हैं. दिस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स. अलग अलग पुस्तकों में 4 विभिन्न नामों से जाना जाता है. इस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी कुछ पुस्तकों में मिलेगा आपको. इसको सिंपल टी टेस्ट भी कहते हैं और इसको अनपेयर्ड टी टेस्ट भी कहते हैं. दिस इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स. अगेन आई रिपीट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, सिंपल टी टेस्ट एंड अनपेयर्ड टी टेस्ट. दिस इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स. कितने समूहों की तुलना की हमने? 2. कैसे हैं? स्वतंत्र समूह. कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, महिला और पुरुषों के बीच में गुस्से का तुलनात्मक अध्ययन. एक काल्पनिक शीर्षक बनाया हमने कि वी वांट टू कंपेयर एग्रेशन बिटवीन 2 ग्रुप्स, मेल एंड फीमेल. बोथ द ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट. तो इस तरह के अध्ययन में जिस सांख्यिकी तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. टाइटल हमारा है, याद रखिएगा, कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, महिला और पुरुषों के गुस्से का तुलनात्मक अध्ययन. क्लियर हुआ? तो कितने टी टेस्ट की हम बात कर चुके हैं? 1. टोटल कितने हैं? 3 है. सेकंड वन इज नोन एज डिपेंडेंट टी टेस्ट. डिपेंडेंट, आश्रित. वो था स्वतंत्र टी परीक्षण, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. ये है डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण. आश्रित टी परीक्षण.
तो हमारा जो काल्पनिक उदाहरण था इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का, क्या था वो? कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसका बनाते इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, सुबह की सैर का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव। आपने ब्लड प्रेशर मेजर किया, प्री टेस्ट लिया, कुछ दिनों तक मॉर्निंग वॉक करवाया, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लिया। वहां पर इंडिपेंडेंट थे, महिलाएं अलग थी, पुरुष अलग थे। महिलाओं का एग्रेशन मेजर किया था, पुरुषों का एग्रेशन मेजर किया था। यहां पर एक ही ग्रुप के दो ऑब्जर्वेशन है, प्री है और पोस्ट है। वहां भी दो कॉलम थे, मेल फीमेल, यहां भी दो कॉलम है, प्री और पोस्ट। तो डिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम ग्रुप। एक ही समूह के दो विभिन्न आंकड़ों की तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है डिपेंडेंट टी टेस्ट। कॉलम वहां भी दो हैं, यहां भी दो हैं, वहां इंडिपेंडेंट है, यहां डिपेंडेंट है इन दोनों में, प्री वर्सेस पोस्ट। अब मैं पूछूं तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किस प्रकार का अध्ययन करता है और डिपेंडेंट टी टेस्ट किस प्रकार का अध्ययन करता है? आंसर इज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट सर्वेक्षण अध्ययन करता है, सर्वे कर रहे हैं, और डिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, प्रयोग प्रायोगिक अध्ययन है, एक्सपेरिमेंट है। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंडक्ट सर्वे, डिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। और सर्वे भी कौन सा? कंपैरेटिव सर्वे, तुलनात्मक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण तो दुनिया भर के होते हैं। तीसरा क्या है? वन सैंपल टी टेस्ट। एक और बात, डिपेंडेंट टी टेस्ट भी विभिन्न चार नामों से जाना जाता है, जिस तरह से इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के भी चार नाम थे। तो पहला नाम है डिपेंडेंट टी टेस्ट जो लिखा हुआ है, दूसरा नाम है को रिलेटेड टी टेस्ट, सह संबंधात्मक टी परीक्षण, तीसरा नाम है पेयर्ड टी टेस्ट। और बायोमेडिकल रिसर्चेज में साइंस वाले जिस नाम से इसको यूज करते हैं वो कहलाता है रिपीटेड मेजर टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। अगेन आई रिपीट, कौन कौन से? डिपेंडेंट टी टेस्ट, कोरिलेटेड टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का आज का हमारा काल्पनिक उदाहरण क्या, काल्पनिक शीर्षक क्या है? कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। दूसरे का हमारा काल्पनिक उदाहरण क्या है? इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। इतनी सी बात। तीसरा वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण, एक न्यायदर्श टी परीक्षण, एक न्यायदर्श टी परीक्षण। मान लीजिए जितने भी मेल्स हैं इस हॉल में बैठे हैं, मान लो 30 है, 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, दे वांट टू कंपेयर देयर एग्रेशन विद द एग्रेशन ऑफ a specified constant with the aggression of a fixed value, comparison of the aggression of this group with the aggression of Sachin Tendulkar. On one side you have a group, on other side you have a single individual. The technique which is used to find out the significant difference between a group and a single value is known as one sample t test. समूह और एक संख्या के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाता है वन सैंपल टी टेस्ट। तो तीसरे का हमारा टाइटल हुआ कंपैरिजन ऑफ द एग्रेशन ऑफ BU स्टूडेंट्स विद द एग्रेशन ऑफ सचिन तेंदुलकर। इज इट ओके? अब कितने टेक्निक्स की हमने बात कर ली? 3। कौन कौन सी? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें या आगे बढ़ें? हाउ टू एनालाइज चर्चा करना है या आगे चले? हाउ टू एनालाइज शुरू करते हैं। पहला, हमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप SPSS का उपयोग करें। सर पहला टाइटल क्या था हमारा? कंपैरिजन ऑफ एग्रेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। कितने मेल लिए आपने, कितने फीमेल्स लिए? 30-30 ले लिए, ठीक है, 30-30। एक और इस बात से स्पष्ट और होगी बात, दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड विद इक्वल सैंपल साइज एंड एज वेल एज इन अनइक्वल सैंपल साइज।
30 भी ले सकते, 30 40 या 40 30 जो भी लेना हो. टेक्निक कैन बी अप्लाइड विद इक्वल सैंपल साइज एज वेल एज बाय यूजिंग अनइक्वल सैंपल साइज. तो आई एम गोइंग टू एनालाइज बाय यूजिंग फर्स्ट किसके माध्यम से, किसके माध्यम से कर रहे हैं हम? नहीं, अभी तो एक्सरसाइज नहीं है सर, स्प्रेडशीट खुली है, साफ लिखा हुआ है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम यूजिंग एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो एक्सेल में हम लिखते हैं शुरू में, द फर्स्ट कॉलम इज मेल्स, सेकंड कॉलम इज, मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है सभी को? तो इसकी आवश्यकता नहीं ना. तो क्या अब भी ये अब भी विजिबल नहीं है? तो आप सर आगे खाली पड़ा है ना, आगे बैठो ना, आगे बैठिए, खाली पड़ा पूरा दिखेगा यहां से. फर्स्ट रो में दिखेगा, सेकंड रो में दिखेगा, थर्ड रो में दिखेगा. कितने मेल्स बताए थे आपने, कितने मेल्स लिए? 30. इन ए सिंगल डिजिट आई एम गोइंग टू एंटर द स्कोर्स. How many scores I entered? How many scores? 30 है. 30 पहले कॉलम में हमने, पहले रो में हमने कैरेक्टर दिया है, अल्फाबेट यूज किए. 30. I am going to enter the scores of females also. Okay. Now the data entry is complete. Data entry पूरी हो चुकी है. Which technique we are going to apply? इसमें सर पेयर्ड कहां से आ गया? पहले टेक्निक की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण. अगेन आई रिपीट, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, और इंडिपेंडेंट्स यहां पर है मेल वर्सेस फीमेल. एंड बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी आर गोइंग टू एनालाइज. वी एंटर्ड ऑल द स्कोर्स. वी entered 30 scores of males, 30 scores of females of which variable? Aggression. Is it okay? किस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. कितने नामों से जानी जाती है? 4. इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, सिंपल, स्टूडेंट, अनपेयर्ड. ठीक. यू मे राइट डाउन द कमांड्स. गो टू डेटा. डेटा पर गए, डेटा पर गए तो अभी कर्सर कहां पर है, दिखाई दे रहा होगा आपको. डेटा एनालिसिस पर गए. इसमें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को किस नाम से प्रदर्शित किया गया है? सी कि टी टेस्ट टू सैंपल्स अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस. दिस इज अ कमांड फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. ये कमांड है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए. क्लिक ऑन ओके. हाउ मेनी वेरिएबल रेंजेस आर देयर? 2. वेरिएबल 1 रेंज एंड वेरिएबल 2 रेंज. वेरिएबल 1 रेंज के सामने एरो पर क्लिक कीजिए, सभी को इंक्लूडिंग द हेडिंग, इसको सबको सेलेक्ट कर लीजिए. अगेन क्लिक ऑन द सेम एरो, क्लिक ऑन अनदर एरो. दूसरे कॉलम के स्कोर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए. अगेन क्लिक ऑन दिस. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके. ओके पर क्लिक करूंगा, एरर शो होगा, एरर दिखाया जाएगा. एरर क्यों दिखाया है? क्योंकि फर्स्ट रो में लेबल दिए हैं. यदि आपने हेडिंग डाली है तो इस लेबल को ऑप्ट कर लीजिए, हेडिंग नहीं डाली है तो लेबल को छोड़ दीजिए. क्लिक ऑन ओके. द आउटपुट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. आउटपुट आप सबके सामने आ जाएगा. यू हैव टू इंक्लूड दिस आउटपुट ऑन योर रिसर्च स्टडी, मे बी थीसिस और रिसर्च पेपर. मीन वैल्यू मेल्स का कितना है? 6 point something, 5.7. T value is 5 point this one. Yes, this is a significant difference between the means of males and females. Males possesses high level of aggression in comparison to males. इसमें कोई शक सवाल. वी हैव, आप दो मीन याद रखिए, अभी 6.96 है, 5.7 है, और टी वैल्यू कितनी है? 5.02. इसमें कोई शक सवाल कि वी एनालाइज डेटा बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और विच टेक्निक? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. बताइए, इसमें कोई शक हो तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं. आई एम कॉपिंग दीज स्कोर्स. इन स्कोर्स को मैं कॉपी कर रहा हूं. कॉपी करने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज स्कोर्स इन अनदर सॉफ्टवेयर. जो आप कह रहे थे कि SPSS, I entered all scores in SPSS. In how many columns we entered our scores in Excel? Excel में हमने कितने कॉलम में अपने स्कोर्स को एंटर किया था?
कितने कॉलम में, कॉलम कितने कॉलम्स में, 2 कॉलम, एक कॉलम मेल के लिए था और एक कॉलम फीमेल के लिए था। बट इन दिस वी हैव टू एंटर ऑल द स्कोर्स इन अ सिंगल कॉलम। कट किया इनको, पेस्ट कर दिया, तो हाउ मेनी स्कोर्स वी हैव इन द सिंगल कॉलम, 60। फर्स्ट 30 स्कोर्स बिलोंग टू मेल्स, नेक्स्ट 30 बिलोंग्स टू फीमेल। तो ये अंतर्यामी तो है नहीं सॉफ्टवेयर, इसको बताना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू दिया 1 स्टैंड्स फॉर मेल, इसको हम बता रहे हैं कि 1 स्टैंड्स फॉर मेल। कॉपी किया और 30 के सामने हमने रख दिया इसको, इट मीन्स फर्स्ट 30 1 स्टैंड्स फॉर मेल। और अब 2 को हमने, जरूरी नहीं है आई हैव गिवन द कोड 1 and 2, यू मे गिव 2 4 जो भी देना हो। और 2 को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑल 30 स्कोर्स ऑफ फीमेल्स। वहाँ भी 2 कॉलम यूज़ किए थे, यहाँ भी 2 कॉलम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो 2 कॉलम अलग तरह से यूज़ किए थे, सेपरेट स्कोर्स थे। इसमें सारे स्कोर एक कॉलम में है और दूसरे कॉलम में हमने वी हैव टू गिव द वैल्यू फॉर एनी लेबल एंड वी हैव 2 लेबल्स, मेल एंड फीमेल, इतने। अब गो टू वेरिएबल व्यू, वेरिएबल व्यू में गए, पहले कॉलम में क्या है, एग्रेशन है, मेल का भी है और फीमेल का भी है, तो एग्रेशन कर दिया। दूसरे कॉलम में क्या है, ग्रुप या जेंडर जो भी हो, हमने कितने ग्रुप ले रहे हैं, 2। जेंडर लिख दीजिए तो भी करेक्ट टर्मिनोलॉजी है, ग्रुप लिख दीजिए तो आई एम राइटिंग ग्रुप। कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। तो इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप गो टू वैल्यूज, वैल्यूज पर जाइए, 1 स्टैंड्स फॉर, लिख दीजिए मेल, एंटर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 2 स्टैंड्स फॉर फीमेल्स, ऐड कर दीजिए, डेटा एंट्री इज कंप्लीट। तो डेटा एंट्री इसकी जटिल है, उसकी जटिल है, एक्सेल की डेटा एंट्री जटिल है, इसकी जटिल है, इसकी जटिल है। उस वक्त सिंपल सा था। तो कुछ टेक्निक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना आसान है, कुछ टेक्निक्स एसपीएसएस में करना सरल है। तो नाउ यू कैन राइट डाउन द कमांड्स, गो टू एनालाइज, एनालाइज पर गए, कंपेयर मींस किस टेक्निक का उपयोग कर रहे थे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के नाम से है, देख लीजिए, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इसको एग्रेशन को टेस्ट वेरिएबल में ले आइए, ग्रुप को ग्रुप वेरिएबल में ले आइए। हाउ मेनी ग्रुप्स यू हैव, 2। कौन कौन से, 1 and 2 जो कोड दिया आपने। कंटिन्यू, आउटपुट को मिला लीजिए, 6.96 मेल का मीन दिखा रहा है, 5.70 फीमेल का दिखा रहा है और टी वैल्यू 5.02 दिखा रहा है। आउटपुट इज सेम। आउटपुट का जो फॉर्मेट है दोनों का अलग अलग है। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। स्वतंत्र टी परीक्षण की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं हम, परिकल्पनापूर्ण उदाहरणों के साथ कि हाउ टू यूज दिस टेक्निक। इसमें कोई शंका हो तो बताइए, अदरवाइज वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ टी टेस्ट, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। बताइए जी। हाँ, फिर क्या हो गया, वो उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, नहीं उसका फर्क पड़ना उससे, नहीं समझा नहीं, क्योंकि प्लॉट क्या, ग्राफिकल क्यों होगा इसका, ग्राफिकल तो कर चुके आप। यू हैव टू चेक द नॉर्मलिटी, मेल की अलग से दो बार चेक करने, जो हम सीख चुके हैं, जो हम कर चुके हैं। यू हैव चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स, यू हैव टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल्स बाय यूजिंग द सेम वे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कर देते हैं, इसको हटाते हैं, इकट्ठा भी देख सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मलिटी चेक करने के लिए आपको सेपरेट कॉलम का यूज करना पड़ेगा, एक कॉलम का यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम वापस जाते हैं, नॉर्मलिटी चेक करते हैं,